आज हमें करना है बेटा कटर जेई एडवांस का मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3। कुछ क्वेश्चंस बेटा पाथफाइंडर के हैं, कुछ सुपरनोवा के हैं, कुछ एरोडोफ के हैं। तो अच्छी किताबों के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। टीचर्स को भी देखा होगा n की वैल्यू 1 रख करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये एक जुगाड़ है। ठीक है, हमें कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है। जरूरी थोड़ा ना कि यही क्वेश्चन आएगा जहां पर n की वैल्यू 1 रखोगे। अब 3 बॉल आ जाएंगी तो एक का 2r, दूसरे का 2r, तीसरे का 2r, इतना लेंथ ओवरऑल लेंथ में से कम होगा क्योंकि ये डायमीटर लेंथ हो गई। यस, तो चलने के लिए हमारे पास कितना बचेगा, तो इसको प्लीज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके लिए ये सारे जितनी भी चीजें बताई गई हैं ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट पड़ती हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जेई वाला चैनल पे। और आज हमें करना है बेटा कटर जेई एडवांस का मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है, हमारे पास टोटल मैकेनिक्स में आई थिंक 5 लेक्चर्स हैं, तो आज थर्ड लेक्चर है और मैं हर जगह के क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश कर रहा हूं, बी इट लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो हर तरीके के सवालों को मिक्स करके आपको दिया जा रहा है, तो प्लीज आप इस चीज को ट्राई करिएगा। और यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन का कुछ बच्चों का था कि सर क्वेश्चंस आप कहां से ले रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस बेटा पाथफाइंडर के हैं, कुछ सुपरनोवा के हैं, कुछ एरोडोफ के हैं। तो अच्छी किताबों के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो आप लोगों को करा रहे हैं, और कुछ और भी किताबें हैं जिनका शायद आपको नाम नहीं पता होगा, तो उन क्वेश्चंस को ही हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पास सिलेबस रेलिवेंट है। क्योंकि उस किताबों में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो शायद हमारे लिए उतनी रेलिवेंसी, क्वेश्चन अच्छे हैं लेकिन उतनी रेलिवेंसी जेई एडवांस के हिसाब से वो नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आज का भी हमारे पास टारगेट वही है कि एडवांस क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास एम टाइड टू अ नॉन स्ट्रेचेबल थ्रेड। ठीक है, कि मतलब हमारे पास जो ये थ्रेड है ये स्ट्रेच नहीं हो सकती है, दैट मींस उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं जाएगी। ठीक है, मूव्स ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, द अदर एंड ऑफ द थ्रेड इज बीइंग ड्रॉन इनटू अ होल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इट्स लाइक, ये आपका एरोडोफ का क्वेश्चन है। आप यहां पर एक ब्लॉक ले रखा है एम मास का, इसको धागे से बांध रखा है बेटा, और आप इसको यहां पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से यहां पर खींचना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पर नीचे मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड आप बोल दीजिए, मैग्नीट्यूड उसका हमारे पास सेम है। ठीक है, into a hole with a constant velocity, if the thread tension as a function of distance r becomes between the body and the hole is इतना, तो इन्होंने क्या कहा है कि टेंशन की जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज एम आर नॉट की पावर अल्फा, ठीक है, ओमेगा नॉट की पावर बीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आर की पावर गामा, कुछ इस फॉर्म में हमारे पास है। अज्यूमिंग दैट एट आर इक्वल टू आर नॉट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द थ्रेड इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब इन तीनों के समीशन की हमें वैल्यूज बतानी है। ठीक है, अब आपको भी ये बात समझ आ रही है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे धागे को बांध दिया होता तो ये एक प्रॉपर एक सर्कुलर मोशन पे हो रहा होता, हम लोग इसको फ्रिक्शनलेस सरफेस मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी मेंशन यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पर इसका म्यू की वैल्यू 0 मान लेता हूं। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि आप इसको यहां पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप यहां पर क्या कर रहे हैं, इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास टेंशन होगा, अगर आप देखें तो टेंशन कुछ इस प्रकार से हमारे पास डेवलप होगा और ये कहीं ना कहीं एक सेंटर का काम कर रहा है। हाँ, तो सबसे पहली बात अगर आप नोटिस करें तो हमारे लिए जो इसका रेडियस है वो वेरी कर रहा है। रेडियस हमारे पास क्या है, वेरी कर रहा है, और आप ही को पता है कि dr बाई डी टी कहीं ना कहीं हमें v ही दे रखा है। हाँ या ना, ये बात आपको समझ आ रही है, क्योंकि जब आप यहां पे v स्पीड से इसको नीचे खींचेंगे तो इसका रेडियस कम होता चला जाएगा। हाँ, तो जिस रेट से हमारे पास रेडियस यहां पर कम हो रहा है दैट इज नथिंग बट, मैग्नीट्यूड वाइज बोलूं तो वो हमारे पास v है। तो क्या हमारे पास यहां पर कोई अलग से एक्सेलरेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन यहां पर प्रोवाइड नहीं हो रही है, सीधी सी बात हमारे पास ये है। तो अगर आप यहां पर नोटिस करें तो जो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो किसी भी मोमेंट पर अगर मैं बात करूं तो इसका जो भी नेट एक्सेलरेशन होगा किसी भी टाइम पर वो आर ओमेगा का स्क्वायर होगा, क्योंकि आर वेरी करेगा तो एक्सेलरेशन भी नो डाउट वेरी कर रहा है। तो हमारे पास नेट जो बचेगा, नेट जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी दैट इज नथिंग बट आर ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि धागे की वजह से आपकी कोई एडिशनल एक्सेलरेशन यहां पर नहीं आ रही है। ये बात समझ आ गई है ना, क्योंकि आप यहां पर जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहे हैं तो कोई एडिशनल एक्सेलरेशन नहीं आ रही, तो आर ओमेगा का स्क्वायर हमारे पास नेट एक्सेलरेशन यहां पर बन रहा है। तो क्या मैं यहां पे टेंशन की बात करूं तो टेंशन जो भी हमारे पास होगा दैट इज इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर होगा। हाँ, एट एनी आर,
एट एनी आर, किसी भी आर पर अगर आप देखें तो टेंशन की वैल्यू ये होगी। अब हमें जो टेंशन की वैल्यू लिखनी है एज पर क्वेश्चन, किस फॉर्म में लेके जाना है, उस फॉर्म में ले जाएंगे तभी तो पावर्स पता लगेंगी। तो टेंशन की जो वैल्यू आ रही है दैट इज एम हमारे पास आर नॉट ओमेगा नॉट और आर नॉट ओमेगा नॉट और आर, और इसकी पावर आई थिंक अल्फा बीटा एन गामा। हमें इस फॉर्म में लाना है। बेसिकली हमें यहां से ओमेगा को हमें हटाना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो जो टेंशन है वो सेंट्रल फोर्स बन रहा है, यहां पर टुवर्ड्स द सेंटर हमारे पास आ रहा है। तो क्या ये कोई टॉर्क जनरेट कर रहा होगा? नो टॉर्क, ठीक है। टॉर्क ड्यू टू टेंशन हमारे पास अबाउट सेंटर, हमारे पास क्या होगा? अबाउट सेंटर, दैट विल बी इक्वल टू 0। और अगर टॉर्क 0 है तो क्या मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकता हूं? यस। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल आप किसी भी दो मोमेंट के बीच में कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जब क्वेश्चन में दे रखा है जब इसका रेडियस आर नॉट है तब इसका ओमेगा नॉट है, तो उस समय एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा? उस मोमेंट पर एम आर नॉट का स्क्वायर ओमेगा नॉट, और ये किसी भी मोमेंट की अगर आप बात करें एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये होगा। मुझे यहां से अगर ओमेगा हटा दूं तो कहीं ना कहीं उसके टर्म्स में आ जाएगा, तो ये एम और एम मैं उड़ा दूं तो ये आएगा आर नॉट का स्क्वायर ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर दैट इज ओमेगा, ये हमारे पास आया। और मैंने कहा कि भाई इसी को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बेटा? ये वाली चीज हमारे पास क्या आ रही है? दैट इज इक्वल टू एम आर, ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो आर नॉट की पावर 4 हो जाएगा, ओमेगा नॉट का पावर 2 हो जाएगा और आर का पावर 4 हो जाएगा, राइट। और ये एक आर और आर गया तो यहां पर बन जाएगा बेटा एम आर नॉट की पावर 4 ओमेगा नॉट की पावर 2 डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, राइट। तो इन दोनों को आपको क्या करना है? इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, तो पावर्स पता लग गई। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? 4 मिल रही है। बीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है बेटा। और गामा की वैल्यू आपको 3 मिल रही है। हमें आंसर में रिपोर्ट करना है दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हमारे पास कितना आएगा? 4 5 6 7 8 9, तो 9, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। खत्म, ठीक है। तो ये आपको देखने में थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा, लेकिन बेसिक अगर हम लोग टर्म्स के हिसाब से चलें तो आपको यहां पर कोई भी घबराहट नहीं होगी। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिटवीन टू पैरेलल वॉल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल आर अरेंज्ड n आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r इन अ लाइन परपेंडिकुलर टू द वॉल्स, ठीक है। इनिशियली एवरी बॉल इज गिवन वेलोसिटी u टुवर्ड्स वन ऑफ द वॉल्स if all the collisions are perfectly elastic। पहली बात इन्होंने u के बारे में बताया है, ठीक है, कि हम लोगों ने जो स्पीड दी है या वेलोसिटी दी है दैट इज u, एंड कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, e की वैल्यू आपको 1 दे रखी है और सारी बॉल्स हमारे पास आइडेंटिकल है, ठीक है। मास m है, रेडियस r है, ये हमें ध्यान रखना है, और दोनों वॉल्स के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज l, ये हमें दे रखा है। एंड द फ्लोर इज फ्रिक्शनलेस, कहीं पर भी फ्रिक्शन की बात यहां पर आपको नहीं सोचनी है। द एवरेज फोर्स, ध्यान सुनना, अब हमें बात करनी है एवरेज फोर्स ऑन आइदर ऑफ द वॉल्स एक्सर्टेड बाय द बॉल इज दिस, वेयर x एंड y आर कांस्टेंट्स। हमारे पास x और y हमारे पास कुछ कांस्टेंट है, तो वैल्यू ऑफ x एंड y हमें बताना है। मल्टीपल करेक्ट में हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। पहले एक बार सवाल को खुद से रीड करिए क्या कह रहा है, क्योंकि डिकोड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या होता है, डायग्राम दे दूंगा तो आप धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन एडवांस में आपको डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिटवीन टू पैरेलल वॉल्स, मान लीजिए एक दीवार यहां है, एक दीवार यहां है, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस हमारे पास l है, तो मैं एक काम करता हूं साइमल्टेनियसली डायग्राम भी बनाता हुआ चलता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो दीवारें हैं बेटा, एक दीवार ये हो गई और एक दीवार हमारे पास ये हो गई, ठीक है। एक दीवार ये हो गई है और एक दीवार हमारे पास ये हो गई है। इन दोनों दीवारों के बीच में जो सेपरेशन हमें गिवन है बेटा दैट इज l। ये जो हमारे पास सेपरेशन है दैट इज गिवन एज l। आर अरेंज n आइडेंटिकल बॉल्स, आइडेंटिकल कहने का मतलब सबका मास हमारे पास सेम है, ठीक है। ईच ऑफ मास m एंड रेडियस आर इन लाइन परपेंडिकुलर टू द वॉल। जैसे मान लीजिए एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप बनाओगे तो ये ऐसे जाएगा,
तो इधर ही हमारे पास क्या है, n बॉल्स हम लोगों ने यहां पर रखी हुई है, ठीक है। तो हमारे लिए यहां पर इसमें ऐसे आपकी यहां पर बॉल्स हमारे पास रखी हुई है, और कितनी बॉल्स रखी हुई हैं, n बॉल्स हम लोगों ने यहां पे रखी हैं। सबका मास m है, रेडियस r है, मास हमारे पास m है बेटा, एंड रेडियस हमारे पास r है, ठीक है हमारे लिए। अब सब इनिशियली एवरी बॉल इज गिवन वेलोसिटी u टुवर्ड्स वन ऑफ द वॉल्स इफ द कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक फ्रिक्शन। तो एवरेज फोर्स की हमें बात करनी है, ठीक है। n बॉल्स के केस में इरिटेशन हो सकती है, ठीक है। अब बात यह है कि या तो आप सीधे n बॉल्स की एनालिसिस करना स्टार्ट करो, या फिर देखो कि एक बॉल क्या कर रहा है, फिर दो बॉल पे क्या इंपैक्ट आएगा, अगर दो बॉल प्रेजेंट हैं तो क्या आएगा, फिर तीन बॉल प्रेजेंट है तो क्या आएगा, और ऐसे ही हम लोग अगर n बॉल्स को जनरलाइज केस में लेकर के जाए तो क्या होगा। तो ये ऐसे सवाल भी आपको डील करने आने चाहिए कि कभी कभार बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप जैसे टीचर्स को भी देखा होगा n की वैल्यू 1 रख करके सॉल्व कर लेते हैं और कहते हैं कि यार अगर n की वैल्यू 1 के लिए जो भी हमें जैसे इक्वेशन दे रखी है, ये एवरेज फोर्स का फॉर्मूला किस लिए, n बॉल्स के लिए, n की वैल्यू 1 करके अपने फॉर्मूले को रिलेट करके आंसर निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये एक जुगाड़ है, ठीक है। हमें कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है, जरूरी थोड़ा ना कि यही क्वेश्चन आएगा जहां पर n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका सवाल हो जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं n बॉल्स तक रीच करना है, अपने कंसेप्ट को अप्रोच बनाना है कि भाई कि हाँ कैसे कैसे मैं इस चीजों को जोड़ूंगा। और आपको यहां से सीखना है कि कभी भी अगर मान लो आपके पास बहुत सारी बॉल्स का केसेस हो रही है या कुछ ऐसे जनरलाइज केस के बारे में बात हो रही है, तो आप उस केस को बिल्ड करना स्टार्ट करो। तो इसका कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, इसका ऐसे क्वेश्चंस का कंसेप्ट है बिल्ड द केस, बिल्ड द केस। अब ये लॉजिक अचानक से बच्चों को हिट थोड़ा ना करता है, वो सीधे कहेगा यार सीधे ही n बॉल्स को डील करना स्टार्ट करेगा और कंफ्यूजन में ये सवाल छोड़ देगा, है ना। तो कई बार अगर आपको ऐसी इरिटेशन हो रही है तो धीरे धीरे स्टार्ट करो और फिर उस फंक्शन को जनरलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल मान करके चलते हैं, ठीक है। इस बॉल का जो रेडियस है r, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, 2r हो गया, ठीक है। इसका खुद का भी डायमेंशन है, ठीक है। अब जरा समझना कि हमारे पास एवरेज फोर्स की जब बात हो रही है, ठीक है, तो ये टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल टाइम ही तो करना है, यस और नो। पहले तो बात है आप ये समझिए, एक बॉल का केस लेता हूं। पहला हमारे पास केस है फर्स्ट बॉल या एक बॉल हमारे पास है, फिर दो बॉल की बात करेंगे, तीन बॉल की बात करेंगे, चार बॉल की बात करेंगे, फिर जनरलाइज कर लेंगे, फिर अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। और ये अप्रोच याद रखना है। अब ये बॉल अगर हमारे पास v स्पीड से जा रही है तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, क्योंकि वॉल तो रुकी हुई है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो सर जितनी स्पीड से जाएगी उतनी स्पीड से हट के वापस आ जाएगी, तो ये आएगा 2mv का हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आएगा, यस। इसको टाइम कितना लग रहा होगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो सर जैसे मान लो एक कोलिजन यहां पर इसका हुआ, ठीक है, एक कोलिजन यहां पर हुआ, ये गया और फिर ये वापस यहां पर हमारे पास आ रहा है, तो लेंथ ये कितना चलेगा, ट्वाइस ऑफ एल। कुछ बच्चे कहेंगे 2l चलेगा, नहीं, इस लेंथ को तो ये चलेगा ही नहीं क्योंकि ये तो उसका खुद का डायमेंशन हो गया। ये लेंथ कितना चल रहा होगा सर, ये वाला लेंथ चलेगा और ये वाला लेंथ चलेगा, है ना। तो ये l माइनस 2r का सर बेसिकली लेंथ चल रहा होगा और ट्वाइस करा है कि 2n फ्रो के लिए। समझ आई बात कि हमारे पास ट्वाइस क्यों लगा रहा हूं मैं, कि एक 2n फ्रो मोशन होगा तभी तो हमारे पास कोलिजन पूरा एक आप ऑसिलेशन मान सकते हैं। और लेंथ में से सर 2r क्यों घटा दिया, क्योंकि इसका खुद का डायमेंशन, अगर इसका खुद का डायमेंशन नहीं होता तो 2l लेंथ चलने के बाद हमारे पास फिर से कोलिजन होता, है ना। अब बात आई, तो अगर मैं इसके मोमेंट एवरेज फोर्स जो पहले वाले पर लग रहा होगा, अगर एक बॉल है हमारे पास, तो ये कितना आएगा बेटा, 2mv डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ l माइनस 2r, यस। अगर आप यहां पर नोटिस करें तो हमारे लिए ये टाइम नहीं, अच्छा टाइम अगर आप देखें, ये तो लेंथ चलेगा ना, लेंथ ट्रेवल जो हमारे पास होगा वो ये आया। अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम कितना होगा, क्योंकि स्पीड तो चेंज नहीं कर रही है, तो सर लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड आप कर देंगे, यस। तो ये आएगा बेटा ट्वाइस ऑफ l माइनस 2r डिवाइडेड बाय v। अगर मैं इस वाले केस में एवरेज फोर्स की बात करूं तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है 2mv डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ l माइनस 2r डिवाइडेड बाय v, तो स्क्वायर हो गया, 2 और 2 चला गया, दिस इज mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l माइनस 2r।
ये आ गया हमारे पास। और अगर आप देखें तो एवरेज फोर्स ये, अगर मैं इसी में n की वैल्यू 1 डाल दूं, ठीक है, तो आप इस सवाल को थोड़ा सा जल्दी भी निपटा सकते हैं। तो एवरेज फोर्स क्या आएगा सर, एम यू की पावर x डिवाइडेड बाय एल माइनस वाई इंटू आर, कुछ ऐसा मिलेगा। और हमारे पास n की वैल्यू 1 के लिए एवरेज फोर्स अभी हम लोगों ने कितना निकाला है, आई थिंक एम यू स्क्वायर था और 2 कट गया था, एल माइनस 2r, कुछ ऐसे निकाला था सर। तो क्या आप इसको यहां से कंपेयर कर सकते हैं? यस। तो सर x की वैल्यू तो हमारे पास यहां से 2 आ रही है और y की वैल्यू भी हमारे पास यहां से 2 आ रही है, ठीक है। आप इधर से x की वैल्यू इज 2 एंड x की वैल्यू इज 3, y की वैल्यू इज 2, आप यहां से भी आंसर को पकड़ सकते थे। एक तो अप्रोच ये हो गया कि जहां पर आपने अपना समय भी बचा लिया, लेकिन सर व्हाट इफ मैं ये हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाना चाहता, मैं अप्रोच के साथ जाना चाहता हूं, तो मैंने कहा फिर ठीक है। अब मान ले केस टू when two balls are present, when two balls are present, तो हमें एवरेज फोर्स निकालना है सेकंड, 2 बॉल्स के केस में, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन आएगा। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, जब मासेस सेम होते हैं तो क्या वेलोसिटी चेंज, स्पीड चेंज होती है? नहीं, जितने से हिट करेगा उतने से वापस आएगा। यस। तो एक बॉल का मोमेंटम चेंज कितना आएगा, 2mv, तो 2 बॉल का मोमेंटम चेंज उसी प्रकार से होएगा 2 टाइम्स ऑफ mv डिवाइड बाय टाइम कितना लगेगा, लेंथ कितना चल सकते हैं अब ये, क्योंकि सर दूसरी बॉल भी होगी तो उसका भी 2r आपका आ जाएगा, तो लेंथ आएगा ट्वाइस ऑफ l माइनस 2 इंटू 2r डिवाइडेड बाय स्पीड v, तो ये आएगा हमारे पास 2 और 2 कैंसिल आउट कर लिया, तो ये कितना आया बेटा 2mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास l माइनस 2 इंटू 2r, कुछ इस प्रकार से हमारे पास आया। ये एवरेज फोर्स 2 बॉल्स के लिए आ गया। मैंने कहा केस 3 अब हमारे पास है कि मान लो 3 बॉल्स हैं, केस 3 when 3 balls are present, when 3 balls are present, मान लो कि अब 3 बॉल है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मासेस सेम, वेलोसिटी एक्सचेंज होंगे और सभी की वेलोसिटी हमारे पास v या u जो भी आप मान रहे हैं वो होगा। तो हर एक बॉल का मोमेंटम चेंज कितना होगा सर, 2mv। तो अगर मुझे एवरेज फोर्स यहां पर लिखना है तो टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल टाइम करना है। यस, क्योंकि 3 बॉल्स हैं तो थ्राइस ऑफ 2mv होगा। हाँ सर, और टाइम टेकन कितना होगा, अब 3 बॉल्स आ जाएंगी तो एक का 2r, दूसरे का 2r, तीसरे का 2r, इतना लेंथ ओवरऑल लेंथ में से कम होगा क्योंकि ये डायमीटर लेंथ हो गई। यस, तो चलने के लिए हमारे पास कितना बचेगा, ट्वाइस ऑफ l माइनस थ्राइस ऑफ 2r डिवाइडेड बाय v, तो कुछ इस प्रकार से। तो ये आपका कितना बनेगा बेटा, हमारे पास अगर आप 2 और 2 यहां से काट दें तो 3mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास l माइनस थ्राइस ऑफ 2r, कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। तो 3 के लिए आ गए, ऐसी 4 के लिए करेंगे। अब मैं जनरलाइज केस के बारे में बात कर देता हूं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास n बॉल्स प्रेजेंट हैं तो एवरेज फोर्स हमारे पास कितना होगा सर, टोटल चेंज इन मोमेंटम, एक बॉल का मोमेंटम चेंज आ रहा है 2mv, तो हमारे पास n टाइम्स ऑफ 2mv बना डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो सर एक का रेडियस कितना है, डायमीटर है 2r, n बॉल्स हुई तो n टाइम्स ऑफ 2r आ जाएगा, जो ओवरऑल लेंथ में से मुझे घटाना पड़ेगा। हाँ सर, तो मैं यहां पे बात करूंगा, लेंथ आएगा ट्वाइस ऑफ l माइनस n टाइम्स ऑफ 2r और डिवाइडेड बाय स्पीड v, क्योंकि हर कोई v स्पीड से ही चल रहा है। तो अगर आप ये v यहां रख देंगे और 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आएगा बेटा nmv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l माइनस 2nr, कुछ इस प्रकार से। दिस इज योर जनरलाइज केस। ठीक है, यह आपका जनरलाइज केस है। और अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये nmx u की पावर x, ठीक है, ये है हमारे पास nmu की पावर x डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आएगा बेटा, l माइनस वाई एन आर, l माइनस वाई एन आर। तो अब आप यहां से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल रही है बेटा, x की वैल्यू सर 2 मिल रही है, और y की वैल्यू अगर आप देखें तो y की वैल्यू भी आपको अगेन 2 मिल रही है। तो वो तो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आप एक क्वेश्चन में सिंगल बॉल के लिए अगर अटेम्प्ट करते तो भी आप पे सवाल हो जाता। लेकिन जो बच्चे इस सवाल को
पहली बारी में रीड करके छोड़ दिए, सॉरी जरूर बोलिएगा, डेफिनेटली सॉरी बोलिएगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि शायद आप उस कंसेप्ट के साथ यूज टू नहीं होंगे कि सर जनरलाइज केस तक पहुंचे कैसे, मैं मानता हूं। लेकिन अगर आपको इन एग्जाम ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल जाए जहां पर बहुत सारी बॉल्स हैं या बहुत सारे एन नंबर ऑफ चीजें दे रखी हैं, तो आप उसके एक जनरलाइज केस तक अगर नहीं पहुंच पा रहे तो सिंगल केस के बारे में तो जरूर सोचिए। क्या पता आप सिंगल केस के बारे में जब सोच रहे हैं वहीं से आप रिलेट करके कुछ आंसर तक पहुंच जाए, कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाए। यस, तो ये वाला अप्रोच तो आई थिंक मानता हूं कि चलो ये नहीं तो ये तो आपका बनना चाहिए था, ये तो हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं, तो उसी चीज को आप रिलेट करके अपना आंसर ला सकते थे। तो प्लीज डू लेट मी नो जिन्होंने ये क्वेश्चन रीड करते ही छोड़ दिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एन क्यूब नहीं अ क्यूब हमारे पास, ठीक है, एक क्यूब है बेटा हमारे पास, ओके हमारे पास स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर हिट्स अ वर्टिकल वॉल, वन ऑफ इट्स फेस पैरेलल टू द वॉल। ठीक है, मतलब जैसे ये दीवार है, ये जा करके इसको ऐसे जा करके हिट कर रहा है, ठीक है, और जिससे इस ब्लॉक का, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारे पास मूव कर रहा है और ये कुछ ऐसे मूव करके इससे ऐसे जा करके टकराया। ठीक है, आप अपने हाथ पर कोई हल्का सा डब्बा टाइप का बुक टाइप का रखिए और इसको ऐसे जा करके एक बार टकराइए। ठीक है, तो ये वाली वॉल के साथ ये फ्रिक्शन के साथ है। ठीक है, वर्टिकल वॉल विद वन ऑफ इट्स फेस पैरेलल टू द वॉल, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द क्यूब इज म्यू इक्वल टू 1। वॉल और क्यूब के बीच में कितना है, म्यू की वैल्यू 1 है। The angle between the direction of the velocity v with the cube and the wall is 37 डिग्री। हमारे पास ये वाला जो velocity यहां पर एंगल बना रहा है that is equal to 37 डिग्री है बेटा हमारे पास। ठीक है, as shown in the figure assume coefficient of restitution e की वैल्यू हाफ है। अब फ्रिक्शन के साथ कई बार कोलिजन जनरली बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कोलिजन कौन सा है, कोलिजन एक तो एंगल पर कोलिजन हो रहा है, तो बेसिकली एन ऑब्लिक कोलिजन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, हम लोग जनरली ऑब्लिक कोलिजन में सरफेस पर फ्रिक्शन लेते नहीं थे, ये हमारे पास फ्रिक्शन के साथ है। तो ये एक अच्छा सवाल है कि जहां पर आप ऑब्लिक कोलिजन को डील कर रहे हैं। अगर यहां पे अभी मैं फ्रिक्शन हटा दूंगा तो कई सारे बच्चे बहुत आसानी से सवाल को कर लेंगे, बट अब हमारे पास फ्रिक्शन के साथ है। ठीक है, तो अब ये हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, ओके, तो ये आई थिंक पैसेज बेस्ड सवाल है, तो ये इसको हम लोग ए कर देते हैं। पहला सवाल आपका ये है, दूसरा सवाल आपका ये है, और तीसरा सवाल ये है, और ये हमारे पास 3 इसमें पार्ट है। अब क्या क्या पूछे गए हैं जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया कि एक बॉल है, मतलब एक दीवार है और एक हमारे पास ब्लॉक है, इन दोनों पैरेलल सरफेसेस है, ये जा करके इससे ऐसे हिट कर रहा है एक एंगल पर, नॉर्मली हिट नहीं है, एंगल पर हिट कर रहा है, और वो वेलोसिटी 37 डिग्री इस प्रकार से हमारे पास बना रहा है। इस वॉल का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ दे रखा है, और प्लस इसके साथ इसमें म्यू की वैल्यू भी हमें दे रखी है, दैट म्यू इज इक्वल टू, हमें कितना दे रखा है, 1। ठीक है, म्यू की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अब पूछा क्या है, स्पीड ऑफ द क्यूब जस्ट आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन होते ही इसकी स्पीड क्या होगी। दूसरा, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी v ऑफ द क्यूब एंड द वॉल आफ्टर कोलिजन। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है। इंपल्स ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स इन कोलिजन, इसमें इंपल्स भी हमें बताना है, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी। बेसिकली कुछ बच्चे इंपल्स वर्ड से घबरा जाते हैं, कुछ भी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम हमें बेसिकली बताना है। अब आते हैं धीरे धीरे इसको बात करते हैं, स्पीड ऑफ द क्यूब जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सर मेरे को तो फ्रिक्शन देख के डर लग रहा है कि कोलिजन में फ्रिक्शन, कुछ नहीं, बेसिक से स्टार्ट करें। ठीक है, चल साथ में तू भी सोचना स्टार्ट कर। मान लो ये हमारे पास वॉल थी सर, और यहां पर एक बिफोर कोलिजन का कंडीशन बनाते हैं, एक आफ्टर कोलिजन का कंडीशन बनाते हैं। ये जस्ट बिफोर कोलिजन की बात है और जस्ट आफ्टर कोलिजन की हमारे पास यहां पर बात है। ठीक है, तो 2 कंडीशंस हम लोग यहां पर ले लेते हैं। वॉल हमारे पास रेस्ट पर है, इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि वॉल मूव कर रही है, तो इसको हम लोग यहां पर रेस्ट पर ले लेते हैं। और यहां पर हमारे पास जो ये डब्बा था, ठीक है, यहां पर जो हमारे पास ये डब्बा है, ठीक है, इसकी जरा वेलोसिटी को देखते हैं। यहां पर इसकी वेलोसिटी थी कुछ v इस प्रकार से,
एट एन एंगल कितना 37 डिग्री हमारे पास था, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन अगर आप 37 डिग्री यहां पर बात करेंगे तो ये वाला कितना आएगा सर, दिस विल बी v cos 37 एंड दिस विल बी, जिससे इसने हिट करा होगा, दैट इज v sin 37, है ना। हमारे पास sin 37 इज 3/5, तो ये आ जाएगा 3v/5 जिससे इसने हिट करा है, एंड cos 37 4v/5 ऐसे हिट हुआ है, ठीक है। अब समझना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास हाफ है, ओ हाफ ही है ना, ये 1 था, अच्छा μ1 है, e की वैल्यू हाफ है, ठीक है। तो जितनी वेलोसिटी से ये हिट करेगा, रिबाउंड वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी सर, रिबाउंड वेलोसिटी विल बी e टाइम्स ऑफ v हिट, है ना। जो वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड होती है, ध्यान सुनना, वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड दैट इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी जिससे इसने हिट किया, राइट। और हिट मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो हिट किससे कर रहा है 3v/5 से, तो जो इसकी वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड हमारे पास आएगी दैट इज इक्वल टू e विच इज हाफ इनटू कितनी वेलोसिटी से 3v/5, तो ये हमारे पास आ गया 3v/10, हमारे पास इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इसकी ये वाली वेलोसिटी होगी जिससे ये वापस रिबाउंड कर रहा होगा, ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस हमारे पास कहीं ना कहीं इस प्रकार से है, ये हम लोगों ने निकाल लिया आसानी से, दैट इज 3v/10। अब बात आई सर पैरेलल वाला हमारे पास क्या करेगा, ठीक है, पैरेलल वाला हमारे पास यहां पर क्या करेगा। अब आप सोचिए क्या करेगा, अगर ये स्मूथ होता, अगर ये हमारे पास स्मूथ होता तो हमारे पास कोई पंगा ही नहीं था, ये वाली वेलोसिटी कोई चेंज ही नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ये हिट करेगा तो हमारे पास फ्रिक्शन आएगा, हमारे पास फ्रिक्शन आएगा जो कहीं ना कहीं इसके मोमेंटम को चेंज करेगा। ये बात तो आप आई होप आपको क्लियर हो रही होगी कि सर हमारे पास फ्रिक्शन आएगा, इस मोमेंटम को हमारे पास चेंज करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसको निकालें कैसे, निकालें कैसे, ठीक है। तो अगर आप यहां पर नोटिस करें, जो इनिशियल मोमेंटम है इस बॉल का अलोंग इंक्लाइन, अगर मैं नोटिस करूं तो वो हमारे पास कितना आ रहा है सर, दैट इज सर 4mv डिवाइडेड बाय हमारे पास 5, ये आ रहा है m इंटू वी, हमारे पास m इंटू वी 4v/5, तो ये आ जाएगा सर 4mv/5। मैंने कहा ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, तो जो भी यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आया है उसका इंपल्स अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं अलोंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या आप देखें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओ, इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ n dt दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हाँ सर, तो इनिशियल मोमेंटम इसका कितना था बेटा, दैट इज 3mv/5 था सर, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन देखो, मोमेंटम इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में है, तो सर ये माइनस हमारे पास आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, और इंटीग्रल ऑफ n dt सर हमारे पास जो भी है, और फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या बना, इस डायरेक्शन में बना, दैट इज सर -3mv डिवाइडेड बाय 10, ये आया। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो क्या आपको यहां से, ठीक है, हमारे पास यहां से ये जो इंटीग्रल ऑफ n dt की वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास कितनी आ रही बेटा, 3mv/5 माइनस या प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3mv/10। तो एलसीएम अगर आप लेंगे तो 10 आ गया हमारे पास, तो ये 6 9, तो 9mv/10 ये नॉर्मल रिएक्शन ने इंपल्स दिया था। और अगर इंपल्स है तो इसीलिए इसकी मोमेंटम चेंज हुई, पहले मोमेंटम ये थी, अब ये हो गई, राइट। अब बात आ रही है कि सर ये आपने क्यों कैलकुलेट करा, क्योंकि फ्रिक्शन जो यहां पर इंपल्स देगा जिसकी वजह से यहां मोमेंटम चेंज हो सकता है, इनिशियल मोमेंटम पैरेलल टू इंक्लाइन ये है। अब फ्रिक्शन का अगर आप देखें, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पैरेलल टू प्लेन,
तो आपके लिए क्या रहेगा बेटा, इनिशियल मोमेंटम सर प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ फ्रिक्शन इनटू dt दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही रहेगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो इनिशियल मोमेंटम था बेटा m इंटू 4v/5, ठीक है, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं, फ्रिक्शन नेगेटिव देगा, एंड दिस इज म्यू टाइम्स ऑफ n नॉर्मल इंटू dt दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मेरे को नहीं पता फाइनल मोमेंटम क्या है, ठीक है। तो मैंने यहां पे कहा 4mv/5 माइनस म्यू की वैल्यू 1 है, तो इंटीग्रल ऑफ n dt दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हाँ सर, तो मैंने कहा 4mv/5 माइनस, अगर आप यहां पर नोटिस करें तो हमारे लिए 9mv/10 आ रहा है, ये है 9mv डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे सर, एलसीएम, तो ये हमारे पास 8mv माइनस 9mv दैट इज फाइनल मोमेंटम हमारे पास, तो सर माइनस mv/10 हमारे पास फाइनल मोमेंटम। अब यहां हो गई गड़बड़, ढूंढो कहां गड़बड़ हुई, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, क्योंकि टीचर थोड़ा ना होगा भाई एडवांस के एग्जाम में तेरे को बताने के लिए, तेरे को इस चीज को इंटरप्रेट करना है। सोच कहां गड़बड़ हुई सर, कैलकुलेशन में एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर ले अगर तेरे को लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, ये वॉल थी भाई, देखो फ्रिक्शन हमारे पास कब तक एग्जिस्ट करेगा सर, फ्रिक्शन तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग, जब दो बॉडी स्लिप होने की टेंडेंसी हो, या फिर हमारे पास स्लिपिंग हो, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, नहीं तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब ये मोमेंटम क्या बता रहा है कि भाई जो तेरी बॉल यहां पर पे इनिशियल मोमेंटम तेरा ये था, फ्रिक्शन ने कुछ देर तक जब तक कोलिजन हुआ, फ्रिक्शन ने इसके मोमेंटम को चेंज किया और फाइनल मोमेंटम नेगेटिव कर दिया। फाइनल मोमेंटम हमारे पास कितना कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब ऐसा हो सकता है क्या, फ्रिक्शन क्या बॉल जो जा रही है उसको नीचे खींच सकता है क्या, नहीं, क्योंकि जब ये फाइनल मोमेंटम नेगेटिव कहने का मतलब क्या है कि ये बॉडी धीरे धीरे जाकर के कहीं ना कहीं रेस्ट पर आई और फिर रेस्ट से कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करी। फ्रिक्शन एक्चुअली में इस पॉइंट के बाद लगेगा ही नहीं, इट विल सीज टू एग्जिस्ट वंस द ब्लॉक comes to rest. Once block comes to rest, तो हमारे पास फ्रिक्शन ही जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपको क्या इंटरप्रिटेशन दे रहा है, आप सीधे नहीं सोच सकते, इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन हमारे पास ये है बेटा कि फ्रिक्शन अगर जितने समय तक कोलिजन हुआ, बहुत छोटा इंटरवल है लेकिन जितने भी समय तक कोलिजन हुआ, अगर मैं पूरे समय तक फ्रिक्शन को एक कांस्टेंट फोर्स मान करके लगाऊं, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, मान लो 1 सेकंड तक कोलिजन हुआ, ठीक है, 1 सेकंड तक कोलिजन हुआ और मैं ये मान रहा हूं 1 सेकंड तक फ्रिक्शन लगता रहा, तब मोमेंटम तेरा ये हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में फ्रिक्शन एक बार नेगेटिव मोमेंटम कहने का मतलब एक बार बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और फिर नीचे जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बार बीच में रुकेगी, और अगर वो रुकेगी तो क्या फ्रिक्शन वहां पर जीरो हो जाएगा, यस। और फ्रिक्शन जीरो हो गया हमारे पास, दैट मींस बॉडी फ्रिक्शन उतने ही टाइम तक लगा, 1 सेकंड तक नहीं लगा, 1 सेकंड से हो सकता है 0.7 सेकंड तक फ्रिक्शन ने उसको रोका, फिर उसके बाद फ्रिक्शन ही रुक गया, खत्म हो गया, क्योंकि अब कोई स्लिपिंग ही नहीं है ना। तो हमारे लिए अगर आप नोटिस करें तो इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन इंपल्स का जो हमारे पास इंपल्स होगा यहां पर will be enough to stop the body, वो बॉडी को रोकने के लिए सफिशिएंट है। नेगेटिव हो ही नहीं सकता, फ्रिक्शन की वजह से मोमेंटम नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। ग्रेविटी हमारे पास नॉन इंपल्सिव है तो उसको हम लोग सोचेंगे नहीं, ठीक है। अब बात आई, दैट मीन्स कि सर यहां पर वेलोसिटी पैरेलल हमारे पास v पैरेलल, तो कहीं ना कहीं आफ्टर हिटिंग जीरो होगी, क्योंकि फ्रिक्शन ने उसको उस इंटरवल से पहले ही रोक दिया है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ द क्यूब जस्ट आफ्टर कोलिजन हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 3v/10 आ रहा है, क्योंकि अब यही रिजल्टेंट वेलोसिटी बन गई, पैरेलल हमारे पास कोई वेलोसिटी ही नहीं होगी।
एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी v ऑफ द क्यूब एंड द वॉल आफ्टर कोलिजन, क्योंकि अब जब आपका कोलिजन हुआ तो ये जो भी ब्लॉक है इसी डायरेक्शन में गया है 3v/10 से, क्योंकि पैरेलल कोई वेलोसिटी ही नहीं है, और अगर कोई पैरेलल वेलोसिटी नहीं है तो ये कितने एंगल पर जा रहा है बेटा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री पर हमारे पास जा रहा है। तो सी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्लियर है क्या? चला जाए आगे। द इंपल्स ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स इन द कोलिजन इज, अब इंपल्स हमारे पास कितना होगा? देखो अगर आप यहां पर देखें तो हमारे लिए ये चीज मेरे को बता रही है कि फ्रिक्शन वॉज सफिशिएंट इन दैट टाइम इंटरवल टू स्टॉप द बॉडी। यस, तो अगर मुझे फ्रिक्शन का इंपल्स चाहिए तो इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस हमारे पास जो भी फ्रिक्शन इंटू dt इंटरवल तक लगा है दैट इज फाइनल मोमेंटम। यस, तो इनिशियल मोमेंटम आपका कितना था बेटा हमारे पास? इनिशियल मोमेंटम वाज 4 mv/5, ठीक है, माइनस हमारे पास फ्रिक्शन इंटू dt, और ये सफिशिएंट था इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो आप अगर यहां से फ्रिक्शन का अगर आप इंपल्स देखें तो ये हमारे पास आएगा बेटा 4 mv/5, क्योंकि फाइनल मोमेंटम ये 0 कर रहा है। अदरवाइज बच्चे गलती क्या कर देते हैं? बच्चे यहां पर गलती करते हैं कि सर नॉर्मल रिएक्शन का हम लोगों ने निकाला 9 mv/10, तो म्यू से ही मल्टीप्लाई कर दो तो 9 mv/10 हमारे पास आएगा। नहीं बेटा, हमारे पास फ्रिक्शन का जो इंपल्स आएगा दैट इज 9 mv/10 तो नहीं दे रखा, चलो लकीली ठीक है, 4 mv/5 हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सवाल है बेटा जिसमें हम लोगों ने ऑब्लिक कोलिजन के बारे में सोचा है विद फ्रिक्शन ऑन द सरफेस। ठीक है, तो इसको प्लीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये सारे जितनी भी चीजें बताई गई हैं ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट पड़ती हैं। तो ये वाला सवाल हमारे पास कह रहा है, अ टेनिस बॉल स्मॉल मास m2 सिट्स ऑन टॉप ऑफ ए बास्केटबॉल हमारे पास विद लार्जर मास m1। ठीक है, जैसे आप लोगों ने भी ये चीज ना कहीं यूट्यूब पे लोगों को करते हुए देखा होगा, इवन आप लोगों ने भी किया होगा। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, जैसे बड़ी वाली कोई फुटबॉल है उसके ऊपर क्रिकेट की बॉल रखी, नॉर्मली आप फुटबॉल को जमीन पर छोड़ते हैं तो टप्पा खाता है। हाँ सर, अब आपने एक फुटबॉल लिया उसके ऊपर क्रिकेट की बॉल रखी और दोनों को ही छोड़ दिया, तो बड़ी वाली बॉल जमीन से टक्कर खाएगी और जो ऊपर वाली क्रिकेट वाली बॉल है वो फुटबॉल से टक्कर खाएगी, है ना। तो ये हमारे पास कोलिजन का एक अच्छा सवाल है। अ टेनिस बॉल स्मॉल मास m2 सिट्स ऑन टॉप ऑफ अ बास्केटबॉल विद लार्जर मास m1, तो इसका मास है हमारे पास m2 और इसका मास है बेटा हमारे पास m1। ठीक है, the bottom of the basketball is at height h above the ground and bottom of the tennis ball is at height h plus d above the ground। ठीक है, the balls are dropped, हम लोगों ने दोनों बॉल्स को ड्रॉप कर दिया है। if height from the ground does the tennis ball bounce is lambda by 16 h plus d, assume coefficient of restitution for all collisions, दोनों के बीच में, क्योंकि दो कोलिजन तो ऑब्वियस सी बात है, एक जमीन के साथ हमारे पास कोलिजन होगा तो इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी इन्होंने हाफ दिया है, और ये दोनों आपस में भी कोलाइड करेंगी तो यहां का भी e की वैल्यू हमें हाफ दे रखी है। assume m1 is very greater than m2 हमारे पास कंडीशन है। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये लैम्डा हमारे पास क्या होगा? अब ये है क्या कि दिस इज, ये दोनों जाकर के जमीन से टकराएंगे। हाँ सर, जैसे ये दोनों जाकर के जमीन से टकराएंगे तो सबसे पहले कोलिजन किसका होगा? सबसे पहला कोलिजन इसका होगा जमीन से। अदरवाइज कुछ बच्चे कहते हैं सर ऊपर वाले का होगा। अबे दोनों के लिए बीच में, दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी है तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पेसिंग तो चेंज ही नहीं होगी। रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में है तो दोनों ही साथ जा रहे होंगे। जब तक ये कोलाइड नहीं करेगा तो ये कोलिजन नहीं होगा। ये बात तो क्लियर हुई। एंड कोलिजन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस फॉर अस। ठीक है, तो अब ये दोनों ही जाकर के जमीन से हमारे पास टकराएंगे और पहला कोलिजन इसका हुआ, फिर इसका कोलिजन हुआ, और ये ग्राउंड से कितना हाइट गया है? h फ्रॉम ग्राउंड अगर आप देखें फॉर कौन सा बॉल है? m2। अगर आप नोटिस करें तो ये दे रखा है लैम्डा h डिवाइड बाय 16 प्लस d, इतनी हाइट पर ये हमारे पास राइज करेगा, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आपको यहां पर सोचना है कि कैसे कैसे करें। ठीक है, सोचेंगे सर ये तो दो कोलिजन हो गए, तो क्या हो गया भाई? अच्छा सवाल है, डील करें। ये हमारे पास बड़ी बॉल है, ठीक है, और ये जमीन पर जाकर के टकराई, और
ये हमारे पास छोटी बॉल है जो इधर थी और ये इससे टकराई। थोड़ा सा दूर बना देता हूं, ठीक है, ऐसे। क्लियर? इनिशियल सिनेरियो एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन की सिनेरियो। ये इन्होंने हमें कितना दे रखा है बेटा कि सबसे पहले हम लोगों ने इसको यहां से और ये वाला लेंथ इन्होंने नाप करके हमें बताया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आई थिंक डी है हमारे पास या एच है हमारे पास। दिस इज एच एंड दिस इज डी। ये एच है और ये हमारे पास डी है। यहां पर t इक्वल टू 0 हमारे पास स्टार्ट हुआ है, जैसे आपने छोड़ा है तो सबसे जाकर ये टकराएंगे। तो फर्स्ट कोलिजन हमारे पास किसका होगा? हैवी बॉल का। इसका m2 है, इसका m1 है। देखो, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है हर सरफेस का। तो सबसे पहली बात, व्हेन रिलीज, जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तो यही आएगा, यार कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है तो मैं कहीं ना कहीं वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड के बारे में बात कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड के बारे में मैं बात कर सकता हूं, है ना। तो ये जैसे आप इसको रिलीज करेंगे तो ये जो हमारे पास दोनों बॉल कितनी डेप्थ पर नीचे जाके गिरेंगे? सर ये वाली बॉल ये रिजिड बॉडी है, आप सेंटर से लो या इससे लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा सर ये वाला पॉइंट जैसे जैसे मूव करके यहां पर आएगा, एच लेंथ नीचे मूव करेगा तो कोलिजन होगा। तो फॉर m1 अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये कितनी वेलोसिटी या कितनी स्पीड से जाकर के इसको हिट कर रहा होगा? इसको v1 कह दे तो सर ये अंडर रूट में 2gh होगा, है ना। क्या करोगे? हाफ mv1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, मास क्या है इसका? m1 है, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास m1gh। तो ये हमारे पास हट गया, v1 की वैल्यू अंडर रूट में 2gh। कितनी स्पीड से इसने हिट करा? ये M2 वाला कितना नीचे गया होगा? सर जितना ये नीचे गया होगा उतना ही ये नीचे गया होगा। फॉर M2 की अगर मैं बात करूं, ये कितनी स्पीड से गया होगा? तो सर हाफ M2 V2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू M2 इंटू जी इंटू एच। हमारे पास कुछ बच्चे कहेंगे सर D प्लस एच। अरे भाई, जब ये जमीन पर होगा तो ये एक्चुअली में सिर्फ H लेंथ ही नीचे आया होगा, ये वाला लेंथ तेरा D रहा, तो ये भी सिर्फ h लेंथ ही फॉल करा होगा। तो ये हमारे पास m2 और m2 गया, v2 की वैल्यू आ गई बेटा अंडर रूट में 2gh। दोनों सेम स्पीड से जा करके हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस समय इसकी कितनी स्पीड है? अंडर रूट में 2gh। फर्स्ट कोलिजन कहां होगा? सर फर्स्ट कोलिजन हमारे पास यहां होगा। फर्स्ट कोलिजन हमारे पास यहां होगा। तो बड़े वाले बॉल का अगर मैं देखूं रिबाउंड वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, तो वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड जो हमारे पास होगा ऑफ कौन सा ब्लॉक है हमारे पास? ऑफ m1। अगर आप यहां पर नोटिस करें तो वो हमारे पास कितना होगा, जरा यहां पर समझना। तो ये जैसे हमारे पास जाएगा दैट इज e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी जिससे इसने हिट करा है सर, दैट इज हाफ टाइम ऑफ अंडर रूट में 2gh। या दैट मीन्स जैसे ये कोलिजन हो गया होगा, जैसे ही ये कोलिजन हो गया होगा तो अब हमारे पास यहां पर क्या होगा? ठीक है, अब हमारे पास यहां पर क्या होगा? कुछ ऐसा सिनेरियो। इसको थोड़ा ऊपर बना रहा हूं, समझ जाना, ये वैसे तो कांटेक्ट में ही होंगे। तो ये वाला अगर आप यहां पर देखें तो हमारे लिए फर्स्ट कोलिजन हो गया, तो ये आ गया हमारे पास हाफ ऑफ अंडर रूट में 2gh, और ये इस समय कितनी स्पीड से जा रहा होगा? उसी समय ये जा रहा होगा अंडर रूट में 2gh। क्लियर? और इन्होंने यहां पर एक बात बोली है कि m1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन m2, मतलब इसका मास बहुत ही ज्यादा है m2 से। तो जब एक हैवी बॉडी एक लाइट बॉडी से कोलिजन करती है तो क्या इररिस्पेक्टिव ऑफ, ये क्लास में आपको बताया गया है, प्लीज आप इस चीज को नोटिस करिएगा, अगर कोई भी एक हैवी बॉडी है जब वो लाइट ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ई, m जो हैवी बॉडी है उस पर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो जब हमारे पास यहां पर अब आएगा सेकंड कोलिजन, ठीक है, सेकंड कोलिजन जैसे हमारे पास आएगा तो ये वाली बॉल तो हमारे पास कैसे जा रही होगी? सर इस पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, तो ये हमारे पास हाफ ऑफ √2gh से जा रही होगी। हाँ सर, और सर जो दूसरी वाली बॉल है,
ठीक है, इसको मैं 1 मिनट के लिए यहां से इसको हटाता हूं। ठीक है सर, जो हमारे पास यहां पर दूसरी वाली बॉल है, ये जो हमारे पास बॉल होगी, ठीक है, इसका आफ्टर कोलिजन कुछ वेलोसिटी ई की वैल्यू हाफ है, यहां पर आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी वी फाइनल या वी एफ मान लेता हूं। क्लियर, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो फर्स्ट कोलिजन यहां हुआ, रिबाउंड वेलोसिटी आ गई। अब जरा ध्यान सुनना, फिर से यहां पर आपका जो ई की वैल्यू है दैट इज हाफ, तो क्या मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिख सकता हूं, वी रिलेटिव सेपरेशन डिवाइड बाय वी रिलेटिव अप्रोच, और ये वाली वैल्यू थी हाफ। जरा देखना, सेपरेशन की अगर आप बात करेंगे तो हमारे लिए यहां पर ये वाला और दिस इज वी फाइनल माइनस हमारे पास हाफ ऑफ रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय, दोनों पास आ रहे हैं, हाफ ऑफ रूट 2gh प्लस रूट ऑफ 2gh। तो मैं यहां से अपना VF निकाल सकता हूं। तो जैसे आप इसको यहां पर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, रूट ऑफ 2gh हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 यहां आ जाएगा, और प्लस हमारे पास हाफ ऑफ रूट 2gh, और इधर से प्लस हाफ ऑफ रूट 2gh इज इक्वल टू VF। ठीक है, तो ये हमारे पास 5/4 है ना, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, तो 5/4 ऑफ रूट 2gh दैट इज VF। ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ये वाली बॉल हमारे पास मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है ना, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या होगी। तो लेट्स डू वन थिंग। अब जरा समझना कि हम लोगों ने कहां तक कर लिया है। हम लोगों के लिए ये वाली बॉल यहां पर है, ये वाली बॉल यहां पर है, ठीक है, इसकी जो यहां पर हमारे पास VF है वो हमें पता है, और ये ग्राउंड से हमारे पास कितने ऊपर पे थी, ये थी D। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है तो ये दोनों सेपरेट होंगे, अब कोई कोलिजन होने नहीं वाला है जब तक ये अपने मैक्सिमम हाइट तक ना जाए। तो ये ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं नीचे ऐसे गिरने वाला था। तो अगर मैं यहां से ये वाला H मैक्स के बारे में बात करूं तो मैं कह सकता हूं दैट इज VF का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, U स्क्वायर बाय 2g। तो अगर आप देखें तो इसका स्क्वायर करोगे बेटा तो 25/16 2gh, 25/16 2gh डिवाइडेड बाय 2g, तो ये और ये कट गया, तो 25/16 ऑफ h ये आया। तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अगर आप नोटिस करें तो ये कितना हाइट जाएगा ग्राउंड से, सर d प्लस 25/16 ऑफ h। ये सर हमारे पास बन गया। मैंने कहा बहुत सही। तो अब हमें लैम्डा चाहिए था, तो d प्लस हमारे पास 25 आंसर आ रहा है देख के, ठीक है, तो 25/16 ऑफ h प्लस d। तो ऑन कंपैरिजन अगर आप नोटिस करें तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 25। खत्म, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो एक अच्छा सवाल है बेटा, हमारे पास 2 कोलिजन्स हो रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीजें यहां पर समझ आनी चाहिए। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है, द पार्टिकल कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन अ स्मूथ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r projected horizontally from the point at the level of the center so that its angular velocity relative to the axis is omega equal to 2, see in the figure, if omega square r is very very greater than g। ठीक है, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन r ओमेगा स्क्वायर कहीं ना कहीं इसके लिए सेंट्रीपिटल के बारे में बात हो रही है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन g से बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, हमारे लिए फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ z बिलो द लेवल ऑफ द सेंटर द बॉल मूव इज अप्रोक्सीमेटली। पहले तो क्वेश्चन को सोचिए कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, यह हमारे पास क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आप लोगों को सर्कुलर मोशन में एक चीज बताई गई होगी, ठीक है, जैसे बाउल वाला केस आई थिंक आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपने सर्कुलर मोशन में करा होगा कि सर एक बाउल है हमारे पास, एक ब्लॉक इसके अंदर, ठीक है, हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक पर हमारे पास घूम रहा है। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक पर हमारे पास घूम रहा है, तो आपने ये निकाला होगा कि भाई इसका सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करा, सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर रेडियस पर घूम रहा हो। जी मीन्स में भी भर भर के इसके ऊपर सवाल आते हैं।
फिर क्लास में फ्रिक्शन, ये तो वैसे फ्रिक्शनलेस वाला कराते हैं, फिर क्लास में बताया जाता है अगर ये हमारे पास म्यू है, ठीक है, इसके अंदर फ्रिक्शन है हमारे पास, तो देयर कैन बी अ रेंज ऑफ ओमेगास जिसकी वजह से ये यहां पर रहे। क्यों? जब आप इसका ओमेगा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जब आप बात करते हैं तो वो बढ़ना स्टार्ट होगा, उसका एक कंपोनेंट यहां पर आएगा जो इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। तो जब आप ओमेगा मैक्स की बात कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शन कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश करता है। तो जैसे यहां पर है, ऐसा नहीं कि आपने ओमेगा बढ़ाया तो सीधे ऊपर चला जाएगा, नो। अगर ये फ्रिक्शन के साथ है तो ओमेगा बढ़ाने पर ये इसके पास टेंडेंसी होती है ऊपर जाने की, तो आप ओमेगा बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन नीचे रोकेगा रोकेगा रोकेगा, मैक्सिमम ओमेगा पर फ्रिक्शन मैक्सिमम कंडीशन पर आ जाता है, उसके बाद स्लिपिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप ओमेगा को कम करने की कोशिश करेंगे तो ओमेगा कम करने से हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा, तो कहीं ना कहीं ये नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा, फ्रिक्शन ऊपर आएगा तो नीचे जाने नहीं देगा। तो ओमेगा आप धीरे 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 कम करेंगे, फ्रिक्शन हमारे पास ऊपर लगता रहेगा, भाई नीचे मत जा नीचे मत जा नीचे मत जा। एक ओमेगा मिनिमम तेरा आएगा कि फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा उसको रोकने के लिए, और अगर तूने उससे और नीचे करा तो ये स्लिप हो जाएगा। मतलब देयर कैन बी अ रेंज ऑफ ओमेगा जहां पर ये रेस्ट पर है। ओमेगा अगर आप तेज कर रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा, ओमेगा अगर आप कम कर रहे हैं तो ये हमारे पास नीचे जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। A particle constrained to move on a smooth spherical surface of radius r is projected horizontally from a point at the level of the center so that its angular velocity relative, आपने जो इनिशियल ओमेगा इसको दे दिया है that is equal to 2, ये हमें ओमेगा यहां पर दे दिया है that is ओमेगा is equal to 2। फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ। अब देखो यार, अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस होती, ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हैं, अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस होती तो ये ऐसी घूम रहा होता। हाँ सर, इन्होंने कहा ग्रेविटी है लेकिन बहुत कम है, तो अब ऑब्वियसली हमारे पास ग्रेविटी कम नहीं होती तो ये यहीं इसी वाले पार्ट पर घूमता रहता घूमता रहता घूमता रहता, लेकिन अब ग्रेविटी है तो कहीं ना कहीं ये इसको स्पाइरल डाउन करके कहीं ना कहीं नीचे लेकर के आ जाएगा, बहुत नीचे नहीं, थोड़ा सा तो नीचे लेकर के आएगा क्योंकि ग्रेविटी इसको थोड़ा सा नीचे पुश करेगी, ठीक है। अब होगा क्या कि उस ओमेगा जो आपने इनिशियल ओमेगा से इसको घुमा दिया है उसी के हिसाब से जब ये यहां पर नीचे रेडियस आएगा तो ये थोड़ा सा तेज हो जाएगा। कुछ सोचिए, क्योंकि कोई टॉर्क है क्या? नहीं सर, कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है यहां पर। तो अगर हमारे पास कोई टॉर्क नहीं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, राइट। पहले ये कितने रेडियस पर घूम रहा होगा? सर पहले ये हमारे पास आर रेडियस पर घूम रहा होगा, और जब ये ग्रेविटी के इंपैक्ट में हल्का सा नीचे आएगा, तो मैं इसका एक प्लेन बना लेता हूं, मान लो यहां तक आ गया, तो क्या इसका रेडियस पहले से कम हो गया है? हाँ सर, इसका रेडियस अब कम हो गया है, तो क्या इसका ओमेगा बढ़ जाएगा? हाँ, तो ये जैसे ही नीचे आएगा इसका ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ने के वापस इसके अंदर टेंडेंसी आएगी ऊपर जाने की, तो कहीं ना कहीं ये जाकर के एक जगह पर इक्विलिब्रियम टाइप का, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं ना कहीं और नीचे मूव नहीं करेगा। समझ आई बात? क्योंकि जब आप नीचे होते हैं जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाते हैं ये ऊपर जाता है, ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाना स्टार्ट करेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो ओमेगा इसको ऊपर रखने की कोशिश करेगा, वो फोर्स ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर जाने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं एक डिप तो जरूर आएगा ग्रेविटी के प्रेजेंस में। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो यहां पर कोई डिप नहीं होता, राइट। तो अब बात आ रही है, हमें यही बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम डेप्थ, ये कितना नीचे जा सकता है बिलो द लेवल ऑफ द करंट सेंटर ऑफ द बॉल, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना होगा। तो चलिए बेटा इसको करते। मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर वो एक जो बॉल है, ठीक है, यहां पर हमारे पास इस टाइप से एक बॉल है और ये हमारे पास ब्लॉक था आर रेडियस पर हमारे लिए, ठीक है, आपने इसको ओमेगा से घुमा दिया है, ठीक है, टॉर्क हमारे पास है नहीं, और ये कहीं ना कहीं नीचे चला गया। प्रोसेस तो मैंने बता दिया कि क्यों नीचे जाएगा, रुकेगा क्यों, मतलब और वर्टिकली नीचे क्यों नहीं जाएगा, ये यहां कहीं हमारे पास आ गया है। मान लेता हूं ये एंगल हमारे पास थीटा है, कुछ एंगल थीटा है, और ये इस लेवल से हमें यही निकालना है कि ये इस वाले लेवल से, ठीक है, इस वाले लेवल से ये इस वाले लेवल तक नीचे कितना जाएगा। हमें ये z की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत ज्यादा नहीं होगी, छोटी होगी, क्योंकि ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी अच्छी खासी होगी तो ये काफी नीचे ले जाएगा, तो बड़ा मैं बना रहा हूं लेकिन थोड़ा सा नीचे ये हमारे पास आएगा, ठीक है। अब बात आ रही है कि ये हम लोग कैसे निकालें। तो हमारे पास क्योंकि कोई टॉर्क नहीं है तो यहां पर आकर के इसकी जो v होगी, जो मैं ये ऐसे घूम रहा था, ये थोड़ा सा नीचे आया और यहां पर इसकी वेलोसिटी क्रॉस v में बना सकता हूं,
क्रॉस v मतलब अंदर की डायरेक्शन में होगी। तो अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, यस। और अब आप देखें तो हमारे लिए वेलोसिटी ये है, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वेलोसिटी के लिए अगर आप यहां पर बनाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा इस एक्सिस के हिसाब से, तो दैट इज एम वी, और ये हमारे पास हो जाएगा आर कॉस थीटा, यस हमारे लिए, हाँ या ना। तो अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास m से m उड़ा दिया जाए, ठीक है, एक r से r उड़ा दिया जाए, तो r ओमेगा इक्वल टू v कॉस थीटा आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि ग्रेविटी ने कुछ वर्क डन किया है, नॉर्मल रिएक्शन का तो वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं यहां पर लगा दूं तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होगा mg इंटू वर्टिकल हाइट दैट इज z, फाइनल काइनेटिक हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हमारे पास इनिशियल हाफ एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो मैं यहां पर से v अगर निकाल लूं दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा बाय कॉस थीटा, है ना, v इक्वल टू आर ओमेगा बाय कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, m को उड़ा दिया जाए, m हमारे पास gz इज इक्वल टू v की जगह पर ये आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास माइनस हाफ हमारे पास आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे लिए आ गया है ना, बाय 2। अच्छा यहां पर भी 2 रहेगा, राइट। हमें चाहिए कि ये z की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एंड वी नो कि थीटा हमारे पास ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास g इज वेरी वेरी लेस, ठीक है, वेरी वेरी लेस देन आर ओमेगा का स्क्वायर। तो बहुत ज्यादा ये डिप नहीं मारेगा, z की वैल्यू हमारे पास कहीं ना कहीं स्मॉल होगी, और अगर ये हमारे पास स्मॉल है तो हमारे पास थीटा भी कहीं ना कहीं स्मॉल होगा, राइट। तो क्या मैं फॉर द टाइम बिंग इसको कुछ ऐसा लिख लूं, gz, ठीक है, हमारे पास आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर बाय 2 यहां ले लिया, और इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 ऐसे कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा, gz इज इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर बाय 2 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। और स्मॉल एंगल अगर अप्रोक्सीमेशन यहां लगा दूं तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा का स्क्वायर, राइट। क्या आप ये समझ सकते हैं कि z की वैल्यू स्मॉल की कंडीशन में ये r थीटा के बराबर ही होगी। अगर ये हमारे पास r है, ये हमारे पास r है, ये हमारे पास थीटा है, तो मैं इस वाली लेंथ को r इंटू स्मॉल एंगल थीटा लिख सकता हूं। तो z इज नथिंग बट r थीटा माना जा सकता है। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, gz इज इक्वल टू ये z का स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाय 2, एक z और z उड़ा दिया, तो z की वैल्यू आ रही है 2g डिवाइड बाय ओमेगा का स्क्वायर, एंड दैट इज, ये स्मॉल कंडीशन के लिए ही है। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 20 डिवाइड बाय ओमेगा का स्क्वायर, अगर आप यहां पर देखें 2, तो ये 4 हो गया, तो आपका यहां पर आंसर 5 आ गया, ठीक है, हमारे पास यहां पर 5 आ गया। तो इन्हों का हमारे पास ये z की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 5 के आसपास हमारे पास रहेगी, ठीक है। तो प्लीज इस सवाल को भी एक बार ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा माइन्यूटली आपको चीजों को यहां पर सोचना पड़ेगा। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये भी एक अच्छा सवाल है, ठीक है, और ये सुपरनोवा में भी है, ठीक है। और एक बार एडवांस ने ना ऐसा सवाल आप लोगों ने अगर पीवाईक्यू करें, काइनेमेटिक्स के उसमें दिया होता है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इनमें से कौन सा पार्टिकल का टाइम क्या रहेगा उस पॉइंट पर रीच करने के लिए, ये एडवांस का एक सवाल है। आई होप आप लोगों ने पीवाईक्यूज लगाए हों, ठीक है। उसी के मतलब बेस पर वैसी कुछ एनालिसिस से आपको यहां समझना है, अ सिंपल पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। आपका एक सिंपल पेंडुलम है,
सर्कुलर मोशन का वर्क एनर्जी थ्योरम का आपको यूज है, रेस्ट से हम लोगों ने रिलीज करा है। विच ऑफ द टू आर्क्स एपी एंड पीबी, उसके दो हिस्से हैं, एक एपी है एक पीबी है, एज डिफाइंड इन द फिगर, विच ऑफ द ऑप्शन इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। ठीक है, ए से पी कितना एंगल का है बेटा, 30 डिग्री का एंगल है, और पी से बी हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है। तो ये ब्लॉक हमारे पास जाएगा 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 यहां तक आएगा, तो 30 डिग्री चल गया है। फिर उसके बाद हमारे पास यहां से 60 डिग्री ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है, हमें इसके बारे में बात करना है। इन पाथ एपी, जब ए से पी जा रहा है, बॉब विल टेक टाइम ग्रेटर देन अंडर रूट में एल बाई जी। यहां से लेके यहां तक का जो भी हमारे पास समय है वो अंडर रूट में एल बाई जी से ज्यादा समय लगेगा। एक तो हमें ये बात करनी है। ठीक है, दूसरा, इन पाथ एपी, ए से पी, बॉब विल टेक मोर टाइम देन दैट ऑफ पाथ पीबी, बॉब विल टेक लेस टाइम देन पाथ ऑफ पीबी, बोथ विल टेक इक्वल टाइम देन दैट ऑफ पाथ पीबी। समझ आया सवाल? यहां से यहां तक जाने में जो समय लग रहा है, इसके समय के साथ एक तो रिलेट करना है, और यहां से यहां तक का जो समय है उसको अंडर रूट में एल बाई जी से भी रिलेट करना है कि इससे ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा। सवाल समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो अब आपको बहुत अच्छे से सर्कुलर डायनेमिक्स चाहिए, फिर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम चाहिए, और अच्छी सी मैथमेटिकल एनालिसिस चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये सिचुएशन थी। ठीक है, अभी मैं ए से पी, ये हमारे पास ए वाला पॉइंट है, ये ए से पी के बारे में बात करता हूं। ठीक है, यहां पर हमारे पास था, दिस इज योर ए पॉइंट, एंड अगर मैं यहां पर बात करूं 30 डिग्री पर, यहां पर है आपका बी पॉइंट, पी पॉइंट सॉरी, ये है आपका 30 डिग्री का, और u की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने यहां पर इसको हिंज कर रखा है। अभी नेक्स्ट वाले पार्ट को अलग से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब जरा ये सोचना कि जैसे आप यहां से इसको रिलीज करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ एक सर्कुलर आर्क पर जाएगा। यस, मान लेते हैं ये लेंथ हमारे पास L है। मेरे को एक बात बताओ, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है यहां तक, स्पीड अप का तो केस है ही, है ना, इसलिए इसकी यहां पर स्पीड अलग होगी। रेस्ट u इक्वल टू 0 ग्रेविटी में मूव कर रहा है, तो हमारे पास स्पीड तो बनेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इसकी स्पीड होगी क्या, ठीक है, तो अब अगर आप यहां पर नोटिस करें तो सर मैं ऐसे ले सकता हूं। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आप यहां पर देखें, वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आप यहां पर देखें तो दैट इज इक्वल टू प्लस L cos 30 L sin 30। ठीक है, तो दैट इज प्लस mg L sin 30 इज इक्वल टू हमारे पास हाफ mvp का स्क्वायर माइनस 0, है ना। तो m से m को उड़ा दिया बेटा, 2 से 2 को उड़ा दिया, vp की वैल्यू आ रही है अंडर रूट में gl। पहली बात कि यहां पर इसके पास स्पीड कितनी होगी, अंडर रूट में gl। यस, अब जरा ये खुद सोचो, सर टेंशन तो वर्क करेगा नहीं। हाँ, अगर आप इसको इसी वाले केस को ये बॉल डायरेक्टली यहां से यहां, ध्यान से सुनना, डायरेक्टली बॉल आप यहां से यहां अगर आप रिलीज कर देते, ठीक है, हमारे पास मान लो कि मेरे पास बॉल यही है, ये रेस्ट पर थी, और इस बार ये सर्कुलर मोशन नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी है, और ये हमारे पास यहां पर आता, दिस इज अगेन L sin 30। तो यहां पर जो इसकी स्पीड आती सर वो भी अंडर रूट में GL आती, क्योंकि यहां पर भी आप क्या लिखते, वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखते, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करते, यहां पर भी, वहां पे टेंशन वर्क नहीं कर रहा है, यहां पर कोई और है ही नहीं, स्पीड तो सर दोनों की सेम है। अब बात आई समय की, समय कैसे सोचोगे। मैंने कहा कि अगर ये हमारे पास फ्री फॉलिंग होता, ध्यान सुनना, अगर ये हमारे पास फ्री फॉलिंग होता तो यहां से यहां टाइम की बात करूं तो अंडर रूट में 2h/g आप यहां कह सकते हैं, तो अंडर रूट में 2 × L/2 डिवाइड बाय g, तो ये फ्री फॉलिंग में इसका टाइम क्या आता, अंडर रूट में L/g। अगर यहां पे सर्कुलर ट्रैक पे ना जाके सीधे वर्टिकली फॉल कर रहा होता तो टाइम कितना आता, अंडर रूट में L/g। अब मेरे को ये बताना, इसमें तो ग्रेविटी डायरेक्टली इसको एक्सेलरेट कर रही थी,
इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड सेम है, लेकिन यहां डायरेक्टली ग्रेविटी ने एक्सेलरेट करा तो इसका टाइम ये आया। अब मैंने कहा क्या इसके लिए अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं तो क्या आपको ये बात पता है कि ये तो एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हमारे पास स्पीड चेंज भी कर रही है। मैं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं तो क्या यहां पर ग्रेविटी लग रहा है? हाँ। क्या इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा? हाँ। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? सर ऑब्ट्यूज एंगल होगा। दैट मींस क्या आप यहां पर अगर इसको रिजॉल्व करते तो क्या इस डायरेक्शन में, इस पूरे मोशन में, जैसे ये यहां से लेके यहां तक आएगा, इसमें बात करूं तो एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि इसी वाली एक्सेलरेशन को अगर मैं रिजॉल्व कर लूं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। मैं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहा हूं सो दैट आई कैन रिलेट विद द अंडर रूट में L/G का फॉर्मूला। ठीक है, मैंने कहा क्योंकि एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगी, अगर मैं इसको यहां, वैसे तो रेडियस और टेंजेंट के अलॉन्ग रिजॉल्व करते हैं, लेकिन मैं वर्टिकल से रिलेट कर पाऊं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि ग्रेविटी अगर ये नहीं होता तो इसका टाइम और इसका टाइम मैच करता सर, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड भी मैच करती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर इस वाली एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो जी माइनस समथिंग एक्सेलरेशन होगी नेट। दैट मींस एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी, और अगर एक्सेलरेशन लेस है तो ऑब्वियस सी बात है समय ज्यादा लगने वाला है ना। टाइम क्या मैं कह सकता हूं हमारे पास ये A से लेके P विल बी ग्रेटर देन अंडर रूट में L/G, क्योंकि फ्री फॉलिंग ग्रेविटी में टाइम इतना लग रहा है। अब यहां पर इसके पास एक्सेलरेशन कम है तो यहां से यहां इसका समय बढ़ जाएगा, तो टाइम विल बी मोर देन अंडर रूट में L/G। पहली चीज हम लोगों ने ये सोची। तो ये इन पाथ AP बॉब विल टेक टाइम ग्रेटर देन, बिल्कुल। अब बात आई कि हमारे पास AP और AP और PB वाले का टाइम को मैच करना है। ठीक है, यहां से यहां का समय और यहां से यहां का समय। अब बच्चे ये सोचते हैं कि सर यहां पर स्पीड बढ़ जाएगी तो डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है, समझ। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये रेस्ट से आया यहां तो इधर, इसके बाद तो स्पीड बढ़ जाएगी तो डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है। ये 30 डिग्री चल रहा है, 60 डिग्री चल रहा है। तो अब हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेटिव फॉर्म में जाकर के ही इसको चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। अगर सिर्फ 30 डिग्री की हमारे पास यहां पर बात हो रही होती तो मैं कहता यार यहां पे 0 से इतना आया, इसके बाद इसकी स्पीड बढ़ गई, डिस्टेंस दोनों को सेम चलना है, तब मैं बहुत आसानी से इंटरप्रेट कर लूंगा। लेकिन अब यहां पे डिस्टेंस की भी तो बात है ना, तो लेट्स डू वन थिंग, इसको दोबारा सोचते हैं। ठीक है, अब हम लोग दोनों पार्ट्स के टाइम पीरियड्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे पास पेंडुलम है, ठीक है, हमारे पास यहां से लेके यहां 30 डिग्री पर था। ठीक है, ये है आपका O मान लेते हैं, ये है आपका A मान लिया, ये है आपका P मान लिया। यहां पर अभी हम लोगों ने बात करी थी ये अंडर रूट में GL की स्पीड से जा रहा है और 30 डिग्री यहां पर चल चुका है, ये ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे, क्लियर। तो ये वाला जो पूरा सर्कल होगा दैट इज 2πr। ठीक है, और अगर आप यहां पर देखें तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि दिस इज πr डिवाइडेड बाय 6 है ना, क्योंकि हमारे लिए ये वाला लेंथ कितना होगा बेटा, हमारे पास πr/2, ये वाला लेंथ कितना होगा πr/2, और 30 डिग्री में कितना आ जाएगा हमारे पास πr/6। तो ये वाला लेंथ कितना है दैट इज πr/6। तो यहां पर A से लेके P तक का जो भी टाइम लगा अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, तो इतना लेंथ चल रहा है और 0 से अंडर रूट में GL एक्सेलरेशन के साथ है हमारे पास। तो लेट्स डू वन थिंग, एक काम और कर सकते हैं कि हम लोग इसको ना ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा आपको और आसान से समझ आ जाएगा। 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, इसको मान लेता हूं मैं Q पॉइंट। ठीक है, ये ऐसे गया क्योंकि डिस्टेंस का बवाल आ रहा था ना कि भाई उधर डिस्टेंस ज्यादा है। तो लेट्स डू वन थिंग, मैंने इसको इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया। तो ये वाला लेंथ हमारे पास कितना आया बेटा, दिस लेंथ इज πr/6, लेंथ है πr/6। हाँ सर, ये वाला लेंथ है हमारे पास πr/6, ये वाला लेंथ है हमारे पास πr/6। तीनों लेंथ बराबर हो गए। जरा Q पॉइंट पर स्पीड की बात करते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये यहां से यहां रूट जीएल से ज्यादा की स्पीड है, यहां से यहां एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं, तो ग्रेविटी ने यहां से लेके यहां तक एल, ये हमारे पास एल था ना, एल cos 60 sin 60 प्लस एम जी एल साइन 60 दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी क्यू का स्क्वायर माइनस 0 कर सकते हैं। मैं ये वाली स्पीड निकाल रहा हूं, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पर जो ये वाली इसके पास स्पीड है वीपी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में जीएल है, ठीक है, अंडर रूट में जीएल है, और यहां पर जो इसके पास स्पीड होगी वी क्यू, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो m से m चला गया बेटा हमारे पास, साइन 60 √3/2, तो जी एल √3 का होल रूट दैट इज इक्वल टू वी क्यू। ये यहां पर इसकी स्पीड आ गई। यस, राइट। अच्छा एक बात बताओ, ये स्पीड अप का केस होगा सर, इसमें तो स्पीड बढ़ती जा रही है, तो कैसे एनालाइज करें? मैंने कहा एक काम कर, मान ले, अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूं कि पार्टिकल P से जब Q में गया तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है। क्या है? स्पीड कांस्टेंट। और कितनी स्पीड से? रूट जीएल। सर ऐसा होगा नहीं, अरे नहीं होगा, मैं मानता हूं, लेकिन बात है कि बार बार चेंज कर रहा है तो कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं एक बार देख लेता हूं, अगर स्पीड कांस्टेंट के हिसाब से क्या आ रहा है, फिर क्या पता एनालिसिस हो जाए। तो P से Q ये हमारे पास जा रहा है, तो टाइम कितना लग रहा होगा P से Q का? सर ये होगा, जो इसका डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू पाई आर बाय 6 डिवाइडेड बाय हमारे पास अंडर रूट में जीएल, ये आएगा सर। और मैंने कहा कि मान ले कि हमारे पास जब ये Q से S, ठीक है, ये Q से जब ये S पर जा रहा है तो हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है अभी भी, ऑल्दो नहीं है, अज्यूम कर रहा हूं, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना स्पीड आया था? अंडर रूट में GL अंडर रूट में 3। तो यहां पर टाइम कितना लग रहा होता Q से S का? सर डिस्टेंस इज पाई आर बाय 6, हाँ सर, और जो स्पीड है हमारे पास दैट इज GL अंडर रूट में √3, ये आ रही होती। यस, तो अगर मैं ये मानूं कि यहां से दोनों स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम हमारे पास P से S का कितना लग रहा होता? तो सर इन दोनों का सम कर दो, पाई आर डिवाइडेड बाय हमारे पास 6, हमारे पास रूट GL दोनों का कॉमन आ जाएगा, है ना, पाई आर डिवाइडेड बाय 6 रूट GL कॉमन आ जाएगा। तो सर ये आएगा 1 प्लस हमारे पास 1/√3, नहीं अच्छा उसका भी रूट है, रूट ऑफ 1.73, सर ये आएगा। तो मैंने कहा एक बार इसको कैलकुलेट आउट कर लें, इसमें शायद रूट का वाला कैलकुलेटर है, हाँ 1.73 रूट 1.31 आया, ठीक है। तो ये आएगा पाई आर डिवाइडेड बाय 6, अच्छा ये आर और एल, आर तो हमारे पास ये रेडियस ही है ना, तो अब इसको मैं डायरेक्टली यहां पे ऐसे कर देता हूं, एल कर देता हूं बेटा, ठीक है, ये भी हमारे पास एल ही है, वेरिएबल बढ़ रहा है नहीं तो, ठीक है, ये भी हमारे पास एल है और ये भी हमारे पास एल ही है, ठीक है, दिस इज पाई एल और पाई एल, ठीक है। तो ये अभी हम लोग काट लेंगे, तो ये हमारे पास कितना बचेगा? पाई बाय 6, ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट में L बाई जी, तो 1 प्लस ये कितना आया था? 1 डिवाइड बाय 1.13 आया था, आई थिंक 31 आया था, और 1 डिवाइड बाय 1.31 अगर आप देखें तो 0.76 1.76 के आसपास आएगा, पाई इंटू 1.76 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, अंडर रूट में L बाई जी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 1.76 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 6, हमारे पास 0.92 के आसपास। सर इतनी कैलकुलेशन एडवांस में करनी पड़ सकती है बेटा, ठीक है, ये आ गया। ये वो टाइम है बेटा जब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यहां से यहां कांस्टेंट स्पीड, यहां से यहां कांस्टेंट स्पीड। अब मेरे को एक बात बता, रियलिटी में इन रियल केस जो टाइम P से Q का, P से
एस तक का जाने का होगा, यहां से लेके यहां तक इस वाले टाइम से ज्यादा होगा या कम होगा? सोच। अब ये वो कंसेप्ट है जो जेईई एडवांस ने पहले पूछा हुआ है, सिमिलर ऐसा ही कंसेप्ट। भाई अगर तू कांस्टेंट स्पीड से मान रहा है तो ये टाइम आया, लेकिन तेरे को ही पता है कि यहां तो स्पीड अप होगा, 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 तो सर जो आपने ये टाइम निकाला उससे तो कम टाइम लगेगा। मैंने कहा और सर इसके बाद आप कह रहे हो कि ये इतनी स्पीड से कॉन्स्टेंटली चलेगा, कॉन्स्टेंट थोड़ा ना चल रहा है, ये तो सर स्पीड अप होगा, 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 तो फिर उससे भी कम टाइम लगेगा। तो रियलिटी में जो भी टाइम इसका लगेगा दैट विल बी लेस देन 0.92 अंडर रूट में L by G। यस। अब जरा यहां पर सोच, इन्होंने क्या बात बोली इन पाथ ए बी। अब टाइम क्या लग रहा है, तो हमें यह बात पता लगा ए से बी का जो टाइम लगा, ए से पी का सॉरी जो हमारे पास टाइम लगा दैट इज ग्रेटर देन अंडर रूट में L by G। यही निकाला था ना हम लोगों ने, टाइम की वैल्यू ए से पी में ग्रेटर देन L by G है, और टाइम हमारे पास पी से बी दैट इज लेस देन 0.92 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में L by G। अब रूट L by G से ये ज्यादा है और रूट L by G का 0.92 करूं तो पहली कम हो गया, और वो उससे भी कम है, तो दैट मींस सबसे ज्यादा टाइम कहां लगेगा, ए से पी में लगेगा। इन पाथ ए पी बॉब विल टेक मोर टाइम। बिल्कुल। अब ये हुआ एक क्लासिक आपका एडवांस का सवाल, इतनी एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। समझ आई बात मैंने क्या बोला? एक टाइम पीरियड है अंडर रूट में L by G फ्री फॉलिंग वाला, उसका उस टाइम से ये ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। और ये वाला यहां से लेके यहां तक का देख, अंडर रूट में L by G को मैं 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले ही कम हो गया, और ये उससे भी कम लग रहा है। दैट मींस ये वाला टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे पास पीबी, तो एपी पे ज्यादा टाइम लगेगा, विल टेक मोर टाइम देन इन पाथ पीबी। तुम्हें लेंथ ज्यादा लग रहा होगा, स्पीड ज्यादा लग रही होगी, वो भी आप वैसे कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली करना इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, देख के डरिएगा मत। A spaceship of mass m moving in a free space with velocity u enters a cloud of uniform density rho and L. The particle forming the cloud strikes the spaceship and sticks to it. ठीक है, ये पाथफाइंडर का सवाल है। For simplicity, the spaceship can be modeled as a cylinder. जो आपकी स्पेसशिप है उसको आप सिलेंडर मान सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए area of its circular cross section is s. The time taken by the spaceship will take to cross the cloud. जो इस पूरे क्लाउड को क्रॉस करने में जो उसको समय लगेगा कुछ ऐसा लगेगा। During the time when the spaceship travels throughout the cloud, its engine remains switched off, where lambda 1, lambda 2, lambda 3 are constant. हमें क्या बताना है? The value of lambda 1, value of lambda 2 and value of lambda 3. तो ये हमें तीन सवाल पैसेज बेस्ड हमारे पास सवाल है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सर ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, क्या है? भाई देखो, क्वेश्चन के हिसाब से ढलना एडवांस में आपको पड़ेगा। कुछ ऐसे सवाल आपको हमेशा दिखेंगे जो आपको अटपटे लगेंगे, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको डेवलप करना आपको सीखना पड़ेगा बेटा। हाँ, आप चाहते हैं कि सर ऐसे सवाल मैं डील ही ना करूं एग्जाम में, तो ठीक है, आप इसको छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही बच्चे बिल्कुल नया सोच रख करके सवाल को कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इजी और मीडियोकर जो सवाल है वो सभी लोग कर रहे हैं, वहां पर आपको नहीं चूकना है, इसको सीखेंगे, ठीक है। एक स्पेसशिप है बेटा ऑफ मास एम मूविंग इन अ फ्री स्पेस, कोई भी ग्रेविटी नहीं है, विद वेलोसिटी यू, ये एक क्लाउड में एंटर कर रहा है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से डायग्राम बनाता हूं। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक क्या है, क्लाउड है, ठीक है, और क्लाउड में हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। क्लाउड में हमारे पास क्या है बेटा, पार्टिकल्स हैं, लाइक दिस। और पैसेज बेस्ड सवाल में बच्चे बहुत घबराते हैं, सर इतना लेंथी सवाल था, ये था वो था। डील तो करना स्टार्ट करना भाई, रोने से पहले तो पहले तू अपने मेंटली वो करके भाई मेरे को डील तो करना ही पड़ेगा ना, इसमें मैं अब क्या कर सकता हूं। सवाल आएंगे भाई, तेरे रोने से थोड़ा ना एडवांस बोलेगा कि सवाल नहीं देंगे। ये यू स्पीड से एक स्पेसशिप आ रही है, इसका ये क्लाउड को एंटर करता है बेटा, इस क्लाउड का लेंथ इज एल, ठीक है। ये जो क्लाउड का लेंथ है जो पूरा है दैट इज इक्वल टू एल, ठीक है। इन्होंने कहा है
इसकी जो डेंसिटी है, एंटर्स अ क्लाउड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो एंड लेंथ एल। इसकी जो डेंसिटी है बेटा, जो भी डेटा है वो सारा लिख लेते हैं, नहीं तो बार बार क्वेश्चन में हमें घुसना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास द पार्टिकल फॉर्मिंग द क्लाउड स्ट्राइक द स्पेसशिप एंड स्टिक्स टू इट। ठीक है, मतलब जैसे ये इसको क्रॉस करेगा, जैसे ही ये इसको यहां से क्रॉस करना स्टार्ट करेगा, जरा ध्यान से देखना, आ जाओ भाई। हाँ, तो ये जो इसको आप ऐसे समझिए कि स्पेसशिप यहां एंटर करा, ठीक है, तो ये इसको क्रॉस करना स्टार्ट करेगा। हाँ सर, क्रॉस करना स्टार्ट करेगा, बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ आपका ऐसा हो जाएगा। यहां पर आपका जो ये स्पेसशिप था, जो सिलेंडर के फॉर्म में है, आप इसको ऐसे मान सकते हैं, इसने जितने भी पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करा है वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इस पे चिपक जा रहे हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स आपको कहां पर मिलेंगे, ये सारे के सारे पार्टिकल्स सर यहां पर इसके साथ स्टिक कर गए होंगे, है ना। उन्होंने यही बोला है कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स इसके साथ यहां पर स्टिक करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, एंड स्टिक्स टू इट। For simplicity, the spaceship can be modeled as a cylinder. Area of circular cross section is S. तो इसका जो area of cross section है that is S, और इसका यहां पर भी मैं area of cross section ले सकता हूं that is S. ठीक है, चलिए अब हमारे पास the time taken by the spaceship to travel, तो पूरे क्लाउड को क्रॉस करने में ये टाइम लगता है। अब हमें बताना है कि कितना टाइम यहां पर लगेगा। ठीक है, अब आप ये समझिए, रेत, एक रेत है, रेत के अंदर आप मुक्का मार रहे हैं, तो जैसे ही आप उसको मुक्का मारते हैं तो क्या रेत आपके हाथ पर चिपकती है? यस। और जैसे आप उसको मुक्का मारते हैं तो क्या वो पार्टिकल्स को जब आप मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक रुकावट फील होती है? यस, ये तो आपको पता ही है ना। अब उसी लाइफ के एग्जाम्पल से ही आप इसको डील करना स्टार्ट करिए। ये जैसे ही हमारे पास यहां पर एंटर करना स्टार्ट कर रहा है, इसका मास खुद का दे रखा है बेटा, स्पेसशिप ऑफ, हाँ, क्योंकि मास तो चाहिए होगा। ठीक है, मास m, मास m। तो ये जैसे इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो ये पार्टिकल्स को पेनिट्रेट कर रहा है, तो क्या ये इस पार्टिकल्स इस पर एक ड्रैग फोर्स मान सकते हैं कि ये सर इसको रोकने के लिए एक ड्रैग फोर्स लगा रहा होगा? हाँ, ठीक है, जो इसकी स्पीड को घटाएगा। अगर इस क्लाउड में कोई भी पार्टिकल इसके लिए रुकावट नहीं बनते तो टाइम लगता भैया L/U। कितना लगता है? L/U। लेकिन अब क्या होगा कि ये इसके अंदर जाएगा तो ये धीरे धीरे पार्टिकल उस पर चिपकते रहेंगे, एक उन पार्टिकल्स को क्रॉस करना है, डेंस है, तो हमारे पास एक ड्रैग फोर्स आएगा जो इसको कहीं ना कहीं रिटार्ड करेगा, ये इसको स्लो डाउन करने वाला है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि भाई देखो पूरा लेंथ L चलना है, तो लेट सपोज कि ये कुछ x लेंथ, ठीक है, ये यहां से कुछ x लेंथ आगे चल चुका है, पहली बात। तो जब ये x लेंथ आगे गया होगा तो क्या आपको ये बात पता है कि सर इतने सारे पार्टिकल्स तो इसके ऊपर चिपक गए होंगे, ये जितने भी पार्टिकल्स इस रीजन के अंदर है, ठीक है, ये पूरे रीजन में इसके ऊपर आगे चिपक गए होंगे। तो इसके मास ऑफ द पार्टिकल्स अगर मैं निकालूं जो इस रीजन में है, जो इस पे चिपके हैं, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं। हाँ, तो डेंसिटी हमारे पास रो है, वॉल्यूम आप लिख सकते हैं S इंटू एक्स, है ना। ये वाला लेंथ कितना है? x। तो जब ये यहां पर आया होगा तो क्या इसका मास बढ़ गया क्योंकि पार्टिकल चिपक गए? यस। तो मास ऑफ द स्पेसशिप कितना हो जाएगा? सर मास ऑफ द स्पेसशिप पहले m था और प्लस मास ऑफ द पार्टिकल जो इस पर चिपकते चले गए, और ये बार बार चिपक रहे होंगे, ये हैवी होती चली जाएगी स्पेसशिप, तो दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास m प्लस रो एस एक्स। ये आ गया मास ऑफ द स्पेसशिप। क्लियर? हाँ सर। अब मैंने यहां पर कहा कि भाई जरा यहां पर समझना, ये अगला जो भी, इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, ये अगला जो भी इस लेंथ को क्रॉस करेगा, ये dx लेंथ और एडिशनल जो ये क्रॉस करेगा, तो क्या एक रिटार्डिंग फोर्स आएगा? ये लेंथ इज dx। तो इसके अंदर वाले पार्टिकल्स, जो यहां वाले पार्टिकल्स होंगे, वो वाले पार्टिकल्स को क्रॉस करने पर इसको एक रिटार्डिंग फोर्स मिलेगा। सोचिए पहले, सबसे पहले ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि अगर आप देखें तो जो भी ये रिटार्डिंग फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ए हमारे पास बनेगा, है ना, क्योंकि ये इन पार्टिकल्स को क्रॉस करेगा तो एक रिटार्डिंग फोर्स मिलेगा फिर से, ठीक है। और वो dx तो बहुत छोटा है सर, आपने मास ऑफ द पार्टिकल जब जोड़े तो आपने x लेंथ तक जोड़ा, आगे वाले क्यों नहीं लिया, क्योंकि dx हम लोग बहुत स्मॉल ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ m प्लस रो एस एक्स इंटू ए हमारे पास है। अब रिटार्डिंग फोर्स हमारे पास क्या आएगा, सोचिए सोचिए, मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये u से एंटर करा था, मान लो कि ये इस समय v से यहां पर जा रहा है, ये हमारे पास v से जा रहा है, ठीक है। और मास जब वेरी कर रहा है तो क्या मैं रिटार्डिंग फोर्स को क्या ऐसे लिख सकता हूं, हमारे पास v जो उस समय की वेलोसिटी है इंटू dm बाई dt, हाँ सर लिख सकते हैं। और dm बाई dt की अगर मैं बात करूं v इंटू रो एस dx बाई dt, और dx बाई dt तो कहीं ना कहीं इस समय इसकी स्पीड v हो चुकी होगी, तो ये आ जाएगा रो एस v का स्क्वायर, ये इसका उस समय का fr होगा, यस। तो रो एस v का स्क्वायर, रो एस v का स्क्वायर ये आया। मेरे को चाहिए क्या कि भाई ये जब L लेंथ चल जाए तो कितना टाइम लगेगा, मतलब x और t का फंक्शन चाहिए, लेकिन मेरे पास v और x का है। अब काइनेमेटिक स्टार्ट हो गई, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रो एस v का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम प्लस रो एस एक्स इंटू वी डीवी बाई डी एक्स। हाँ सर, तो मैंने कहा कि एक v और v को उड़ा दो, तो यहां पर नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, रो एस वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ हमारे पास m प्लस रो एस एक्स डीवी बाई डी एक्स, एम प्लस रो एस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। हाँ, तो मैं v को इधर ले आता हूं और इसको ऐसे कर लेता हूं, रो एस, ठीक है, रो एस dx यहां ले आए बेटा, डिवाइडेड बाय पूरा फंक्शन ये ले आते m प्लस रो एस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय वी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो x, मैं किसी भी जनरल फंक्शन पर जा रहा हूं तो x की वैल्यू 0 से x तक कोई जाए और वेलोसिटी u से v हो जाए। समझ रहे हो मैंने कहां पर जा रहा हूं, मैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x पर जा रहा हूं, ठीक है। उससे वेलोसिटी को dx बाई dt लेके x और t में रिलेशन ले आएंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा बेटा, ये रो एस आप यहां से बाहर निकाल लीजिए, ये नेचुरल लॉग में जाएगा ln m प्लस रो एस एक्स और डिवाइडेड बाय रो एस आपका यहां आ जाएगा, और लिमिट्स आपकी आ जाएंगी बेटा 0 से x, 0 से किसी x पर जाना, और यहां पर आएगा बेटा नेचुरल लॉग माइनस में v बाई यू, कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूं, ये रो एस कट गया, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास ln m प्लस रो एस एक्स और 0 डालोगे तो डिवाइड बाय m इज इक्वल टू, ये माइनस अंडर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं ln u बाय v, तो यहां से आप कह सकते हैं m प्लस रो एस एक्स डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू u बाय v, आप कह सकते हैं एंटी लॉग लेने के बाद, ठीक है। u इनिशियल वेलोसिटी थी, ये गिवन है, तो अगर आप यहां से देखें तो v का वैल्यू क्या बन रहा है हमारे पास, तो मैं इस साइड ले जाता हूं, v इज इक्वल टू mu डिवाइडेड बाय, v इज इक्वल टू mu डिवाइड बाय m प्लस रो एस एक्स, यही बना। अब v क्या था, किसी भी x पर स्पीड, तो मैं इसको अगर मैं dx बाय dt लिख लूं तो कुछ पाप तो नहीं करा, नहीं सर, तो ये आपका आ जाएगा mu डिवाइड बाय m प्लस रो एस एक्स, ठीक है। इसको इधर ले चलते हैं बेटा, m प्लस रो एस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एम यू इंटू डी टी। अब आप यहां से टाइम के बारे में बात कर सकते हैं, पूरा क्लाउड क्रॉस करना है तो x जो आप लोगों ने यहां पे लिया है कि क्लाउड में ये कितना x लेंथ एंटर करा है, अगर मैं उस x की बात करूं तो 0 से लेके l तक जब जाएगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास, तो 0 से आप l चले जाएं और 0 से टाइम पीरियड t आ जाए,
टोटल, कैपिटल टी लेना हो वो दे सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ml बन जाएगा, ये बन जाएगा रो एस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो एल स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एम यू टी आपका बन जाएगा। तो टाइम की वैल्यू आएगी बेटा 1 बाय एम यू इंटू एम एल प्लस रो एस एल स्क्वायर बाय 2। इतना टाइम लगेगा इस स्पेसशिप को क्रॉस करने में। और इसको फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में ले चलते हैं। ये है हमारे पास 3l बाई यू लैम्डा 1 लिख लेते हैं भाई। यहां पर t की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है, 3l बाय यू लैम्डा 1, ये दे रखा है 3l बाय यू लैम्डा 1, लैम्डा 2 प्लस रो एस एल, ठीक है, गलती ना हो, लैम्डा 2 प्लस रो एस एल डिवाइड बाय लैम्डा 3 m कुछ था, लैम्डा 2 प्लस रो एस एल बाय लैम्डा 3 इंटू एम, ठीक है, लैम्डा 3 इंटू एम। ये टाइम पीरियड था बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो m को अंदर ले चलते हैं और u को बाहर ही रखते हैं, ठीक है, हमारे पास, और l बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से l को बाहर ले लूं, u को यहां रखूं, m अंदर ले जाऊं, तो ये 1 हो गया, प्लस रो एस एल डिवाइडेड बाय 2m, कुछ ऐसा आ गया, है ना। L को बाहर ले लिया वहां के जैसे, U बाहर ही रहने दिया हम लोगों ने, M को अंदर ले गए, तो M ये हो गया। अब यहां पर हमें 3 भी चाहिए, तो लेट्स डू वन थिंग, मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं क्योंकि इसके जैसा दिखना चाहिए। तो न्यूमरेटर अब 3l हो गया, U लैम्डा 1 लैम्डा 2 रो एस एल। हाँ, तो अब जरा कंपेयर कर लो भाई, अब आ गया आपका रिजल्ट। कंपेयर करोगे तो लैम्डा 1 हमारे पास आ रहा है 3, लैम्डा 2 हमारे पास आ रहा है 1 और लैम्डा 3 हमारे पास आ रहा है 2। खत्म। ये बहुत अच्छा एक आपका सवाल है। वैसे तो बहुत अच्छी बुक्स में आपको ये मिल जाएगा, लेकिन ये एक लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर डालेगा कि काइनेमेटिक्स है और आपके लॉज ऑफ मोशन की एनालिसिस है आपकी, फिर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की आपकी एप्लीकेबिलिटी है, तो बहुत सारी चीज़ आपकी चेक कर रहा है। तो 3 1 2 हमारे पास आंसर रहेगा। तो लैम्डा 1 3 है, लैम्डा 2 1 है और लैम्डा 3 2 है, ठीक है। तो आई थिंक टाइम भी हमारे पास हो गया है। तो लो, मैं आपको एक सवाल ये होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, और एक ये सवाल आपको दे रहा हूं, ठीक है। या फिर अभी आप ये काम करिए, बस एक ही सवाल करिए, ठीक है। ये वाले सवाल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में खुद से डिस्कस करूंगा, बस एक सवाल आप लोग ट्राई करके रखिएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है। अब ये अगर मैं इसकी कैटेगरी कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मीडियम कैटेगरी एंड थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, बिल्कुल लाइट कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। एंड आई होप आप लोगों को सवाल करके मजा आया होगा। अच्छे अच्छे सवाल आज हम लोगों ने लिए हैं, एनालिसिस बेस्ड हम लोगों ने सवाल लिए हैं। हाँ, सवाल आपके पास अच्छे हो रहे हैं, आप इसको सोचेंगे, ठीक है। और ये वाला एक आप होमवर्क ट्राई, एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगला वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच बेटा फॉर शोइंग ट्रस्ट, ठीक है। और जब आप लोग अच्छे तरीके से लेक्चर को देखते हैं और चीजों को समझते हैं, देखो हम लोग सारे एक लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर डालेगा कि काइनेमेटिक्स है और आपके लॉज ऑफ मोशन की एनालिसिस है आपकी। अब क्या होता है कि टीचर का काम क्या होता है कि हमें आपकी एप्लीकेबिलिटी को समझने के लिए ना कई बार आप समझ लेते हो, लेकिन समझाने में थोड़ा सा वो होता है। तो कई जगह पर आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये कॉम्प्लिकेशन है, तो मैं आपके ऊपर लास्ट मोमेंट पे मैं आपको कहूंगा कि आप अपने पर डाउट ही मत करो। आप कहो कि यार टीचर ही खराब था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अपने ऊपर डाउट मत करो। जितना कोशिश आप हो सके उतना सीखने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। यहां पर मैं सारा ब्लेम लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये टफ क्वेश्चंस की जब बात आती है तो टीचर्स को बहुत आराम से प्यार से सारी चीजों को समझाना पड़ता है। और क्या होता है कि अगर आपने वैसा बैकग्राउंड पहले नहीं बनाया होता है तो आपको थोड़ा कठिन लगता है, टीचर भी खराब लगता है, कंसेप्ट भी कठिन लगता है। तो तू सारा ब्लेम मेरे पे डाल दे, लेकिन कोशिश कर कि तू कंसेप्ट सीख जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए मैटर ये करता है कि इन लेक्चर्स से आपकी लर्निंग एबिलिटी हो, आपके थॉट प्रोसेस की इनिशिएशन हो, आप अच्छे अच्छे सवालों में कैसे सोचना डेवलप करना है, ये मैटर हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।